नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मालती जोशी द्वारा लिखा गया लघु उपन्यास शोभा यात्रा भाग 2। इसके प्रथम भाग को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। पहले भाग में हमने सुना, वंदना अपने पति को हत्या करते हुए देख लेती है और बेहोश हो जाती है। अस्पताल में मिलने उसके माँ बाबूजी आए हुए हैं। कहानी में आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। गाड़ी जैसे ही चलने को हुई, माँ जी एकदम माँ के पास आई और बोली, देखिए इसे जबरदस्त शौक लगा है, एक तो गिरने का, दूसरे बच्चा भी नहीं रहा, इसलिए इस प्रसंग को घर में ना ही चलाएं तो अच्छा, और लोगों को भी मना कर दें। यह पहला अवसर था जब किसी ने मेरे अजात शिशु के दुखद अवसान की चर्चा मेरे सामने इतना खुलकर की थी। फिर भी इस हिदायत के साथ कि मेरे सामने यह चर्चा न चलाई जाए, माँ ने घबराकर कन्हियों से मेरी ओर देखा, पर मैं शांत भाव से सुनीत से बात करती रही। मन का आकाश क्षण भर के लिए अवसाद से घिर भी गया था, लेकिन मैंने किसी को इसका संकेत नहीं दिया। एक नन्हा खिलौना हाथ में आने से पहले ही गिरकर टूट गया। इस दुर्घटना को मैंने भाग्य का क्लेश मानकर स्थित प्रज्ञता से स्वीकार कर लिया था। मेरे दुख की जड़ें इससे बहुत गहरी थीं, पर देखने वाले जो समझ रहे थे उनके लिए वही सत्य था। माँ की आंख बचाकर कई बार दादी मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरा सिर अपनी गोद में रखकर समझाने लगती, बेटे, दाता जो देता है वे सभी फल अपने थोड़े ही होते हैं, जो अपनी झोली में बच जाए बस उन्हीं पर अपना हक होता है। मुझे देख, कच्चे पक्के कुल मिलाकर। दादी बेचारी अपना लेखा जोखा पूरा भी नहीं कर पाती और माँ को भनक पड़ जाती। दौड़ी दौड़ी आती और कोई दूसरा प्रसंग छेड़कर दादी की कांपती मरियल आवाज को वहीं दबा देती। मुझे इतनी हंसी आती। दोनों अपनी ममता की मारी हैं बेचारी, अपने अपने ढंग से मेरा दुख हल्का करना चाहती हैं। और वे ही क्यों, पूरा घर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। भाभियां बिछी जाती थीं, एक एक शब्द झेलती थीं। बहनें दिन भर तीमारदारी में लगी रहती। भाई लोग फल फूल और दवाइयों से कमरा भर देते। अपने काम से जरा सी फुर्सत पाते ही बाबूजी मेरे पास आ बैठते, दुनिया जहान की बातें करके मेरा मन बहलाते। ठीक होने में मुझे पूरे 2 महीने लगे। फुर्सत में आदमी बहुत गहरे तक देख लेता है। मैंने भी लक्ष्य किया कि बल्लू चाचा गलत नहीं कहते थे, घर का नक्शा सचमुच बदल गया है। बाबूजी वैसे भी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति थे, पर मेरी शादी के बाद उनकी प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने एक बात और भी महसूस की। सारी साज संभाल और लाड़ दुलार के बावजूद सबके मन में मुझे लेकर एक बेचैनी सी व्याप्त है। 2 महीने में बिस्तर से लगी रही, पर मुझे देखने घर से कोई नहीं आया। सुनीत की ही 2-4 उखड़ी उखड़ी चिट्ठियां आई थीं, पर जिनके पत्र की प्रतीक्षा थी वह नहीं आया। जब तक बीमार रही तब तक तो चलता रहता, पर ठीक होने के बाद सचमुच गंभीर समस्या हो गई। 2-2.5 महीने मुझे यहाँ रहते हो गए थे, पर घर से अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। बिना बुलावे के लौटने की राह नहीं बन रही थी। जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक नहीं थी, पर सबकी आंखों से झलकता संशय सोचने के लिए मजबूर कर देता था। फिर धीरे धीरे मैंने घर के रूटीन में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। सुबह शाम भाभी के साथ चौके में थोड़ा काम करा दिया, दोपहर में माँ के ब्लाउज में बटन टांग दिए, दादी को रामायण सुना दी, शाम को बाबूजी को चाय नाश्ता करा दिया, रात प्रमोद विनोद को होमवर्क करवा दिया या रोली को कहानी सुना दी। दिन निरानंद की ही सही बीत चले थे। सुबह की चाय अपने पूरे तामझाम के साथ चल रही थी। 24 घंटों में यही समय होता था जब घर के सब लोग एक साथ बैठ पाते थे, इसलिए लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल सुबह को ठसाठस भरी होती थी। बच्चों के लिए अलग से स्टूल आदि का इंतजाम करना पड़ता। सबके साथ खा पी कर सब लोग प्रसन्न मन से अपने अपने काम पर निकल जाते। बाबूजी का तो कहना था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों के साथ आधा घंटा हंस बोल लेता हूँ तो दिन भर मेरी बैटरी चार्ज रहती है। बाबूलाल अखबार ले आया और सबके सब उस पर झपट पड़े। रोज ही की तरह यह धमाचौकड़ी मचती थी। अंग्रेजी का अखबार तो सीधे बाबूजी के पास चला जाता था। हिंदी वाले अखबार को लेकर खूब खींचतान होती। उसके सारे पेज अलग अलग करके बांट लिए जाते। फिर भी कहीं 2-2 शेर एक साथ घुसे हुए रहते थे। कहीं कोई आगे से पढ़ता, दूसरा पीछे से। पत्रिकाएं आती तो अल्पना और भाभी उन्हें सबसे पहले लपक लेती।
माँ अक्सर डांट लगाती रहती पर उसमें कोई दम नहीं होता। उनकी सख्ती से साफ जाहिर होता कि उन्हें यह हड़बौंक बहुत प्यारा लग रहा है। उनकी खुशहाल गृहस्थी का बिगुल था वह। एक हाथ में चाय का कप थामे सब लोग अपने अपने हिस्से का पेज पढ़ रहे थे कि भैया एकदम बोले, बाबूजी, ये पढ़ा आपने? दरबारी लाल हत्याकांड का अभियुक्त राम सजीवन काची अपने घर में मृत पाया गया। वह अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। क्या हुआ दीदी? भैया की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्चना चिल्लाई, कुछ नहीं रे, चाय छलक गई थी, अभी साफ करके आती हूँ, नहीं तो दाग नहीं छूटेगा, मैंने उठते हुए कहा और चाय से सनी साड़ी की पटलियां हाथ में थामकर बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने सुना माँ डांट रही थी, सुबह सवेरे कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकते तुम लोग? वही मरने मारने की बातें, जब देखो तब मरे। अखबार वालों को भी और कुछ काम नहीं मिलता? किसी तरह साड़ी पर पानी डाला मैंने और वहीं पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर ही पसर कर बैठ गई। शरीर की सारी ताकत जैसे किसी ने एकदम सोख ली थी। उठकर कमरे तक जाने का भी हौसला न रहा। चाय तो दरबारी का नाम सुनते ही छलक गई थी। बड़े यत्न से विस्मृत किया हुआ वह प्रसंग आंखों के सामने घूम गया था। वह दीर्घकाय आकृति, वह सुदर्शन चेहरा, खलनायक की हंसी, खास ढंग से कहा गया नमस्कारम, वह रोबीली आवाज, और फिर कटे वृक्ष की तरह एकदम ढह जाना। क्षण भर में यह सब किसी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया था। लेकिन उसके बाद क्या कहा था भैया ने? किसका नाम लिया था? राम सजीवन यानी कक्का। लेकिन उस दिन तो बेचारे घर पर भी नहीं थे। दीदी लोगों के साथ शादी वाले घर में गए हुए थे। जीजाजी उस दिन कानपुर एक दोस्त की शादी में गए थे। इन्होंने साफ कह दिया था कि वे शादी में तो जाएंगे, लेकिन किसी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए फिर कक्का को साथ ले जाना पड़ा। वैसे चाचा जी वहीं थे उस समय, इसलिए गाड़ी भी थी। पर लड़कियों के मामले में माँ जी किसी पर भरोसा नहीं करती थीं। सिर्फ कक्का ही उनके विश्वस्त थे। बेचारे 20 साल से ड्योढ़ी पर थे। अक्सर अपनी खिड़की से मैं देखती रहती। सफ़ेद झक धोती, सफ़ेद कुर्ता, कलफ लगा साफा, कमर में लाल कमरबंद जिसके पीतल के बटन दूर से झिलमिलाते, कंधे पर झूलती रहती एक बंदूक। नुकीली मूंछों के साथ कक्का किसी राजपूत सामंत से कम नहीं लगते। यहाँ बैठी क्या कर रही है बिन्नू? माँ घबराई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं माँ, साड़ी सुखा रही थी। अरे वाह, क्या यही एक साड़ी रह गई है पहनने को? गीले कपड़े पहनकर बीमार पड़ना है क्या? चल उठ। सच बताऊं माँ, कक्का की खबर सुनकर मन कैसा तो हो गया है। सो तो होगा ही रे। माँ खुद ही मेरे पास बैठ गई, बोली, इतने इतने दिन हो जाते हैं तो नौकर नौकर थोड़े ही रहते हैं, घर के आदमी हो जाते हैं। और उसने तो बेचारे ने घर के बड़े बुजुर्गों सा ही काम किया, नहीं तो लड़की बच पाती भला? क्या हुआ था माँ? ठीक से याद नहीं आ रहा। तुझे याद कहाँ से होगा? तू तो अस्पताल में थी ना। घर के सभी लोग तेरे साथ अस्पताल में थे। सुनीत अकेली थी घर पर, दीदी के बच्चों के साथ। उस दिन तो वे सब शादी में गई थी। गई तो थी, पर तेरी तबीयत खराब होते ही माँ जी ने फ़ोन करके सबको बुला लिया था। कुंवर जी तो पहले आ गए थे मोटरसाइकिल पर, लड़कियां बाद में आईं। सब लोग चले गए थे, सुनीत अकेले कमरे में थी। यह भला आदमी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा। उस दिन कुंवर जी उसके भाई के साथ मारपीट कर आए थे, इसलिए बदला लेने आया था। भाई तो मिला नहीं, बहन हाथ आ गई। उसकी चीख सुनकर राम संजीवन दौड़कर न आया होता तो अनर्थ हो गया होता। जानती है, तेरी सास ने फौरन 1000 रुपये निकाल कर उसे दिए थे। बोली, पुलिस की नज़रों में वह हत्यारा हो सकता है, हमारे लिए देवता है। उसने घर की इज्जत बचाई है। घर की इज्जत तो सचमुच बचा ली थी कक्का ने, पर कैसे, यह बात माँ कभी न जान पाएंगी। और ऐसा त्यागी वीर पुरुष अपने घर में मृत पाया गया। क्यों? अखबार ने लिखा है मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल सका। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। क्यों? दिन भर मेरा मन इसी उधेड़बुन में खोया रहा। शाम को बाबूजी का समय होते ही मैं किचन में चली आई। मैं किसी को भी यह आभास नहीं देना चाहती थी कि मैं परेशान हूँ या अन्यमनस्क हूँ। बंधु बेटे, देख तेरे लिए आज क्या लाया हूँ। मुझे देखते ही बाबूजी ने कहा, क्या लाए हैं? मैंने भरसक हुलसते हुए पूछा।
फ्रीडम एट मिडनाइट। बहुत दिनों से कह रही थी ना। आज बार रूम में एक के पास देखी तो उठा लाया। किताब को हाथ में लेकर उलट पुलट करती रही मैं। कब से उत्सुक थी इसके लिए। इस छोटे से कस्बे के बार रूम से बाबूजी वह दुर्लभ पुस्तक मेरे लिए खोज लाए थे, पर मन में कोई उत्साह ही शेष नहीं रह गया था। बाबूजी के इस कमरे में पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। चमकीली जिल्दों वाली, करीने से लगी हुई, जमीन से लगाकर छत तक किताबें ही किताबें। उनकी मेज पर भी एक साथ 15-20 किताबें गिनी जा सकती थीं। मुझे लगा जैसे बाबूजी ने मुझे बहलाने के लिए किताबों के समुद्र से एक उठाकर मुझे पकड़ा दी हो। उनके लिए चाय डालते हुए मैंने कहा, हत्या के अभियुक्त की कोई हत्या कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? मैं उसे बदले की कार्यवाही कहूंगा। मैं तो इसे निरा पागलपन कहूंगी। वह बेचारा तो खुद ही कटघरे में खड़ा है, अपनी सजा की प्रतीक्षा कर रहा है। फांसी, उम्र कैद, जो भी हो, कोई जरूरी थोड़ी ही है, छूट भी तो सकता है। कैसे? बेटे, अदालत में जो साबित हो जाता है वही जुर्म है, नहीं तो सिर्फ घटना है, चाहे दुर्घटना कह लो। कोई और कारण बतला सकते हैं? किसका? वही हत्या का। शायद किसी को उसके मुंह खोलने का डर हो, शायद उसका सच बोलना इतना निरापद ना हो। बाबूजी। हाँ बेटे, आपने हम लोगों को हमेशा सच बोलने की शिक्षा दी, ठीक है ना? यह तो बचपन की बात थी। आज अगर पूछोगी तो कहूंगा कि सच वही है जो सिद्ध हो सकता है। अगर सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो झूठ को शह देनी पड़ेगी। अगर झूठ बोलने का साहस भी नहीं है तो चुप तो रहा ही जा सकता है। ये आप एक वकील की हैसियत से कह रहे हैं? नहीं, एक बाप की हैसियत से। मैंने चौंक कर बाबूजी की ओर देखा। वे मेज पर झुके हुए थे और सामने रखे कागज पर बेमतलब लकीरें खींच रहे थे। बाबूजी, मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कितना जानते हैं बाबूजी? मैं कुछ नहीं जानता बेटे, लेकिन समझता बहुत कुछ हूं। वंदना, पिछले 35 वर्षों से मैं वकालत कर रहा हूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि झूठ को सच कैसे किया जाता है, गवाह कैसे तोड़े जाते हैं, प्रमाण नष्ट कैसे किए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती है, अदालतों से न्याय कैसे खरीदा जाता है। इस नाटक में रुपए का रोल कितना है, आज नीति का कितना है, सब समझता हूं। इसलिए कहता हूं, चुप रहना ही श्रेयस्कर है। लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी बाबूजी? तुम्हें इससे भी बड़ा झूठ बर्दाश्त करना है बेटे। बाबूजी कुछ और मेरी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, उस बार तुम्हें लेने गया था तो शहर में इस हत्याकांड की चर्चा गर्म थी। मैंने मनोज से कहा कि सुनीत का नाम इस तरह बीच में नहीं आता तो ठीक रहता, बेकार की बदनामी होगी। तो जानती हो क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि बदनामी तो होनी ही थी, चाहे बीबी की होती या बहन की। क्या? मैं विस्फारित नेत्रों से बाबूजी को देखती रह गई। बाबूजी शांत स्वर में बोले, मनोज ने बताया कि तुम्हारे पास रोज दरबारी का फोन आता था। उस रात भी वो तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे तक गया था। ओह नो! सिर से पांव तक सिहर उठी, मैं सुलग उठी। मन हुआ दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर भाग जाऊं यहां से। इस घिनौनी बात को सुनने के बाद उनके सामने एक पल भी बैठना कठिन था। जानता हूं बेटे कि यह झूठ है, स्नेह सिक्त स्वर में भी बोले। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए ही उन्होंने यह बहाना गढ़ा हो। शायद तुम्हारा सच बोलना उनके लिए निरापद ना हो। बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था बेटे। उस दिन तुम अपने आप गिरी थी या किसी ने तुम्हें ऊपर से धक्का दिया था? बाबूजी द्वारा व्यक्त उस संभावना में उतनी सर्दी में भी मुझे पसीना छूट गया। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं अपनी बात साबित नहीं कर सकती बाबूजी, पर आपको विश्वास करना होगा। उस दिन मैं गिरी नहीं थी, सीढ़ियों से और कहीं से भी। किसी तरह विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था, पर किए बिना चारा भी तो नहीं था। रात को फोन पर ही सूचना मिल गई थी, पर मन ने उसे झुठला दिया था। सुबह से रेडियो, अखबार, लाउड स्पीकर्स सभी उसी दारुण समाचार की पुष्टि कर रहे थे। बाजार बंद हो गए थे, स्कूल से छुट्टी हो गई थी, घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। अनिच्छा से ही सही, पर अंततः
उस कठोर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा कि चाचा जी अब नहीं रहे। समाचार इतना अप्रत्याशित था कि सबका स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक ही था। पल भर को मैं भी एकदम जड़ हो गई थी। फिर जो मुझे रुलाई छूटी तो उस आवेग से मैंने घर भर को समेट लिया। रात भर माँ और भाभी मेरे पास बैठी मुझे दिलासा देती रहीं। भैया लोग उनकी गुणगाथा करते रहे। उनकी बातों का सूत्र पकड़कर चाचा जी की कितनी ही यादें चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घूम गईं। पहली बार जब उन्हें देखा था, शायद कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। वे मुख्य अतिथि थे। छात्रा प्रतिनिधि के रूप में स्वागत मैंने ही किया था। उस समय उन्हें बहुत पास से देखने का अवसर मिला। सफ़ेद चूड़ीदार पजामा, रेशमी अचकन, सफ़ेद टोपी, रौबदार व्यक्तित्व, गहरे देखती आंखें, लुभावनी हंसी। स्वागत भाषण पढ़ते हुए सचमुच मेरा मन गदगद हो उठा था। 4-5 दिन बाद पता चला मैंने भी उन्हें कम प्रभावित नहीं किया था। उन दिनों वे अपने पितृहीन भतीजे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। मुझे उन्होंने समारोह में देखा, सुना और परख लिया। प्रिंसिपल स्वयं उनका प्रस्ताव लेकर बाबूजी के पास आए थे। मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गई थी। उसके बाद उन्हें तब देखा जब मेरी ओली डालने घर पर आए थे। उस समय ठेठ पंडिताऊ वेशभूषा में थे, फिर भी अपने सौम्य और भव्य व्यक्तित्व के कारण सब रिश्तेदारों में अलग लग रहे थे। मेरे विवाह का आयोजन तो बहुत ही भव्य पैमाने पर हुआ था। उस तामझाम को संभालना बाबूजी के बस की बात नहीं थी। यह तो चाचा जी का सौजन्य था, शालीनता थी जो सब कुछ ठीक से निभ गया। दान दहेज, खान पान, मान सम्मान, रीत रिवाज, किसी भी बात को लेकर चकचक न उन्होंने की न होने दी। ऐसे समझदार समधी के लिए बाबूजी को सबने बधाई दी थी। घर पर होते तो उनकी महानता का एक और पहलू नजर आता। जब भी वे अपने शहर में होते, बंगले पर दरबार लगा रहता। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आते। सफ़ेद बुर्राक धोती कुर्ता पहने चाचा जी आराम कुर्सी पर लेटे रहते और ध्यान से सबका दुख दर्द सुनते। कभी उन्हें ऊबते, खींचते या चीखते नहीं देखा। इससे अलग भी उनका एक रूप था। कई बार उड़ते उड़ते कानों में भनक पड़ी थी, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। पर उस रात अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। माँ जी के कमरे के नीम अंधेरे में उभरती उनकी उस आकृति को शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बाबूजी अपने एक मित्र को विदेश यात्रा के लिए विदा करने बंबई गए थे। समाचार सुनते ही दौड़े चले आए। मुझे वहां देखते ही माँ पर बरस पड़े। इतनी भी अकल नहीं आई तुम्हें कि लड़कों के साथ इसे भेज देती? वो तो अच्छा हुआ जो मैं घर चला आया। अगर सीधे वहीं पहुंच गया होता तो कितनी फजीहत होती। माँ चुप करके रह गईं। कैसे बताती कि उन्होंने तो दबी जबान से 2-4 बार कहा भी था, पर मैं ही अनसुनी कर गई थी। पर बाबूजी को चैन कहाँ। मुश्किल से 1-2 घंटे विश्राम किया होगा और मेरे कमरे में आ गए। बिटिया तैयारी कर लो, हमें चलना होगा। बाबूजी, क्या सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे वहां जाने के लिए कह सकते हैं? मैंने इसीलिए अब तक पहल नहीं की थी बेटे। मैं सोचने के लिए कुछ समय चाहता था, पर ईश्वर ने जरा भी मोहलत नहीं दी। अब अगर इस प्रसंग पर वहां नहीं जाओगी तो शायद फिर कभी नहीं जा पाओगी। नहीं जाऊंगी? क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बेटे, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं जाओगी तो एक तरह से मनोज के आरोपों का समर्थन ही करोगी। दूसरे, कहिए ना, चुप क्यों हो गए आप? यहां रहूंगी तो सब पर भार बन जाऊंगी, यही ना? नहीं बंधु, ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य तो दी है कि तुम्हारे जीवन भर के खाने पहनने का प्रबंध कर सकता हूँ। लेकिन बेटी, अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो अर्चना अल्पना भी कभी ससुराल का मुंह नहीं देख पाएंगी। जहां भी बात चलेगी तुम्हारा प्रसंग उठे बिना नहीं रहेगा। उनकी शादी से मेरा क्या संबंध है बाबूजी? है, और बहुत गहरा है। वंदना बहुत कायर है। हम और हमारी कौम उचित अनुचित किसी तरह का विद्रोह हम नहीं सह सकते। तो फिर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाती क्यों हैं? पढ़ाते हैं तो फिर किसी वज्रमूर्ख के साथ उसे ब्याहते क्यों हैं? मैंने तिल मिलाकर पूछा। बाबूजी कुछ देर तक मेरा तमतमाया चेहरा देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी और इसके लिए मैं अपने को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटे। हर बाप अपनी बेटी को राजरानी बनी देखना चाहता है। इतने संपन्न घराने से तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सका। रही शिक्षा की बात तो मैं जानता हूँ लक्ष्मी और सरस्वती का कभी मेल नहीं होता। 2 भाइयों के बीच एक ही लड़का था। लाड़ दुलार से थोड़ा भटक जाना स्वाभाविक है,
फिर डिग्री ही ज्ञान का मापदंड थोड़े ही है। जानता था कि लड़का बहुत ज़्यादा सुशिक्षित नहीं है, पर सुसंस्कृत भी नहीं होगा यह पता नहीं था। मैं तो बस चाचा जी के व्यवहार पर मुग्ध हो गया था, पर उनके संस्कारों का एक शतांश भी उसमें नहीं होगा यह क्या मालूम था। बाबूजी, इन नेताओं का सौजन्य और इनकी शालीनता भी इमेज बिल्डिंग का एक भाग भर होता है बस। मैंने कसैले स्वर में कहा, होगा बेटे, वह व्यक्ति अब स्वर्गीय है, इसे मत भूलो। 150 किलोमीटर का लंबा सफर। जहूर और बड़े भैया अदल बदल कर गाड़ी चला रहे थे। पिछली सीट पर मैं और बाबूजी निशब्द बैठे थे। घर जैसे जैसे पास आता जा रहा था, मैं गहरे अवसाद में डूबती चली जा रही थी। मंजिल जब केवल 25-30 किलोमीटर रह गई तो बड़े भैया ने गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर कहा, बाबूजी, आप कहें तो आपके लिए एक आध कप चाय बनवा लूं, क्योंकि वहां तो। हाँ 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 बेटे, जरूर जरूर, बाबूजी तपाक से बोले। उन्हें भान हो आया था कि बाकी लोग बहुत बोर हो रहे हैं। बड़े भैया जैसे आदेश की प्रतीक्षा में ही थे। फटाक से दरवाजा बंद किया और जहूर के साथ सामने वाली दुकान में चले गए। वंदना, मैंने चौंक कर देखा। बाबूजी ने मुझे आवाज दी थी, पर कहाँ से? एक बात याद रखनी होगी बेटे। फिर किसी गहरे कुएं से आवाज आई। क्या? मैंने पूछा। उस रात तुम सीढ़ियों से ही गिरी थी, और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखती रह गई, पर वे खिड़की के उस पार जाने क्या देख रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने सोचा था घर एकदम सुनसान होगा, इस समय वहां बाहर वाला कोई न होगा। यही सोचकर बाबूजी ने सुबह चलने का निर्णय लिया था, पर वहां वैसी ही भीड़ भाड़ थी। क्षण भर को यही लगा कि वहां उतने लोगों के बीच चाचा जी ही बैठे हों जैसे, पर वे माँ जी थीं। बरामदे में एक तख्त पर वे विराजमान थीं और उन्हें घेर कर जाजम पर पता नहीं कौन कौन बैठे थे। मुझे आगे करके बाबूजी ने जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखा, वे वहीं से दहाड़ी। वाह पंडित जी, खूब सगुन लेकर आई थी आपकी बिटिया, घर भर को अनाथ कर दिया। और उसके बाद माँ जी बुक्का फाड़कर रो उठी थीं। उनके साथ और कितनी ही सिसकियां जुड़ गई थीं। रुलाई तो मुझे भी आ गई थी, पर वह बाबूजी के लिए थी। आज इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अपमानित किया गया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटी के बाप हैं। कोई धीरे से मुझे सहारा देकर भीतर लेवा गया। वह सुनीत थी। ठेठ अपने कमरे में लेवा ले गई मुझे। कमरे का निपट एकांत पाते ही हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोईं। बहुत देर बाद शोक का आवेग कुछ थमा तो उसने उठकर मेरा मुंह धुलवाया। पता नहीं कहाँ से अदरक की गर्मा गर्म चाय लाकर मुझे पिलाई। फिर मेरे गले में बाहें डालकर बोली, भाभी, तुम नहीं थी तो घर में तनिक भी दिल नहीं लगता था, जैसे सारी रौनक अपने साथ समेट कर ले गई थी तुम। अब भी देखो ना, मेहमानों से घर भरा हुआ है, पर फिर भी इतना सूना लग रहा है। तुम आ गई हो तो सचमुच बड़ा अच्छा लग रहा है। सुनीत, मैंने उसकी चिबुक उठाकर कहा, तुम्हारी इसी एक बात पर मैं जिंदगी भर तुम्हारा आंगन बुहारती रहूंगी। नहीं तो आज सचमुच ऐसा मन हो रहा था कि बाबूजी के साथ उल्टे पांव लौट जाऊं। इतने सारे लोगों के सामने मेरे बाबूजी का आज ऐसा अपमान हुआ, और मेरी फिर से हिचकी बन गई। भाभी, सुनीत ने मुझे सहलाते हुए कहा, अम्मा कुछ भी कहती रहें, पर वे जानती हैं चाचा जी अपनी मौत नहीं मरे। वे क्या, सभी जानते हैं कि किसी की चिंता उन्हें खा गई। किसी के गले में झूलता फांसी का फंदा उनकी मृत्यु का बहाना बन गया। गुड्डी, एक कड़कती आवाज ने हम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। मैंने सहमकर सिर उठाया तो लगा जैसे माँ जी उम्र की कई सीढ़ियां एक साथ उतरकर दरवाजे में आकर खड़ी हों। बात करते समय जरा होश ठिकाने रखा करो अपने। जानती हो 10 तरह के आदमी हैं घर में इस समय। यही वक्त रह गया है बातें करने का। अंगारों सी दिप दिप करती आंखों की तरफ मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। डांट डपट कर वे चली गईं। फिर उसके बाद भी बड़ी देर तक मैं हत बुद्धि सी उस ओर देखती रही। बड़ी दीदी हैं, सुनीत ने बताया। कब आई? कल रात को। सुनकर थोड़ी शर्म सी आई। वे उतनी दूर कुवैत से आकर भी मुझसे पहले पहुंच गईं, और मैं सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थी, फिर भी आज पहुंच रही हूं। थोड़ी हैरत भी हुई। इकलौते भाई की शादी में भी आना टाल गई थी दीदी, पर चाचा की मृत्यु पर किस तत्परता से आ पहुंची हैं। इस तत्परता का मर्म जानते देर न लगी।
आई थीं, पर उसी दिन से उन्होंने माँ को भाई को कुरेदना शुरू कर दिया था। वे बार बार याद दिला रही थीं, वसीयत वगैरह का कुछ चक्कर हो तो जल्दी निपटा लो, 13 के बाद फिर मैं ना रुकूंगी एक भी दिन। इतनी दूर आई हूं तो 2-4 दिन ससुराल में भी रहना होगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर चाचा जी ने सबकी आशाओं पर तुषारापात कर दिया। पता नहीं लोगों ने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी, पर सबके चेहरे लटक गए। इलाहाबाद से उनका अटर्नी आया था। बड़े हाल में सबको एकत्रित करके वह लंबा चौड़ा वक्तव्य सुना गया। सबसे पहले उल्लेख था शहर में स्थित पुश्तैनी मकान का। इसमें 3 दुकानें और 2 किराएदार थे। यह मकान इनके नाम कर दिया गया था। वैसे भी होता ही, शहर से दूर बनी यह आलीशान कोठी माजी के नाम थी। साथ ही 10,000 की रकम भी। दोनों बड़ी लड़कियों को और बहू को, अर्थात मुझे 5-5 हजार मिलने थे। सुनीत के नाम 20,000 फिक्स डिपॉजिट में थे, जिन्हें उसकी शादी के समय हाथ लगाया जा सकता था। चाचा जी नौकरों चाकरों को नहीं भूले थे, सभी को कुछ न कुछ दे गए थे। राम सजीवन कक्का की पत्नी को वे बैंक से 100 रुपये महीने की पेंशन बांध गए थे। आउट हाउस की उनकी कोठरी भी उसके नाम कर दी गई थी। शेष सारी चल अचल संपत्ति जो चाचा जी की स्व अर्जित थी, उनकी पत्नी को दे दी गई। चाचा जी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकार उनके भाई के बेटों के नाम दिया गया। एक अजीब से माहौल में दम साधे सब लोग सुन रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी भिन्न भिन्न थी। अपने भाग्य का निर्णय सुनते ही दीदी एकदम उठ खड़ी हुई और तमक कर बाहर निकल गईं। जीजाजी भी उनके पीछे पीछे खिसक लिए। छोटी दीदी उसी तरह से झुकाकर बैठी रहीं। माँ जी का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद और सख्त पड़ गया था। उनके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। कई बार तो ऐसा तमतमा उठता कि डर होता कहीं कुछ कर न बैठें। अनपढ़ सेवक वर्ग को वह कानूनी भाषा जरा भी पल्ले नहीं पड़ी थी, पर बाद में जब उन्हें बताया गया तो सब लोग स्वर्गवासी मालिक को दुआ देते हुए गए। बहू को एकदम बुक्का फाड़कर रो उठी। उसका करुण विलाप सुना नहीं जा रहा था। पता नहीं वह अपने स्वर्गीय स्वामी की सहृदयता के प्रति कृतज्ञ थी या दिवंगत पति के बिछुआ की पीड़ा। बड़ी दीदी ने बाद में भी तूफान मचाया। बोली, इतना रुपया तो मैं हर महीने नौकरों में बांट देती हूँ। अच्छी किरकिरी की है मेरी। ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जिसके पास इतना सब कुछ है उसे इतनी लालसा क्यों। चाचा जी ने जो दिया उसे आशीर्वाद समझकर रख लेती। उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की क्या तुक थी। सुनीत ने कहा, दीदी मैं स्टाम्प पेपर पर लिख देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे हिस्से की रकम तुम दोनों आधी आधी बांट लेना। माँ जी भी तरह तरह से समझाती रहीं, पर दीदी को मनाया नहीं जा सका। वे उसी उखड़े मूड में विदा हुईं। उनके जाते ही माँ जी का सारा गुस्सा चाचा जी की ससुराल वालों पर जा पड़ा। बोली, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया था ससुरों ने। जिंदगी भर तो लाला ने उनकी चौखट पर पाँव नहीं दिया और मरते समय सब कुछ उसी भट्टी में झोंक दिया। ये दांत पीस कर बोले, लिख देने से क्या होता है। खेत में एक दाना भी उगाकर देखा तो देख लेना। लेकिन सुनीत खुश थी। बोली, अच्छा ही हुआ, कम से कम मरते समय तो चाचा जी अपने अन्याय का परिमार्जन कर गए। जीवन भर पत्नी को अपने अधिकारों से वंचित रखा उन्होंने। पीहर से आश्रितों का सा जीवन बिताने को मजबूर किया। सारे पापों का प्रायश्चित इस मृत्यु पत्र ने कर दिया। सुनीत, उनकी ससुराल से कोई नहीं आया। कम से कम चाची को तो तेरे ही पर आना चाहिए था। क्यों आती भला। जिनके जीते जी यहाँ नहीं रह सकी, अब क्या उनका बड़ा खीर खाने यहाँ आती। वैसे ठीक ही तो है, सुना था पागल हैं। भाभी, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने रासलीला रचाएगा तो तुम भी पागल हो जाओगी। सुनीत, सच सुनीत, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर की लड़की नहीं हूं, यही ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी। बचपन में सब मुझे चिढ़ाया करते थे कि तुझे नदी किनारे से उठा कर लाए हैं। कभी कहते जामुन बाली से पसेरी भर आटा देकर खरीदा है। काश यही सच होता भाभी, तब इतनी आत्मग्लानि तो ना होती। अपने से ही आंखें मिलाते हुए शर्म तो ना आती। किसी एक व्यक्ति के अभाव में घर का सूना हो जाना कितना अटपटा लगता है। इस पर चाचा जी तो अक्सर बाहर ही रहते थे। महीने में मुश्किल से 2-4 दिन वे घर पर ठहर पाते थे। कभी कभी तो वह भी नहीं। फिर भी उनके जाते ही लगा जैसे घर की छत उड़ गई है और हम लोग निपट चौड़े में आ गए हैं।
घर में यह बदलाव तो फिर भी बहुत धीरे धीरे आया था। लोगों के चेहरे लेकिन बहुत जल्द बदलने लगे थे। बरसों जो दुकानदार पैसे की बात नहीं करते थे, अब सामान के साथ बिल नत्थी करके भेजने लगे। जो लोग सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे, वे धड़ल्ले से आकर सोफे पर बैठने लगे। जो सरकारी अधिकारी सुबह शाम माँ जी के दरबार में हाजिरी बजा लाते थे, उनसे मिलने के लिए अब समय मांगना पड़ता था। जिनके यहाँ से नित्य प्रति भेंट पूजा आती थी, अब उनके यहाँ डाली भेजने की नौबत आ गई। सरकारी गाड़ी का सुख तो मिनिस्ट्री के साथ समाप्त होना ही था, पर वैसे भी उस गाड़ी से घर का कोई सरोकार नहीं था। वह तो चाचा जी के साथ ही आती जाती थी। लेकिन उन दिनों जिले भर की गाड़ियों पर अपना हक था। किसी को अस्पताल जाना हो, सिनेमा देखना हो, स्टेशन पहुंचना हो या किसी रम्य स्थान पर पिकनिक मनानी हो, बस फोन भर करने की देर थी। मजाल नहीं थी कि कोई मना कर दे। सरकारी जीप उपलब्ध नहीं हुई तो भाई लोग अपनी कार भेज देते थे। अब ले देकर वही एक मोटरसाइकिल रह गई थी। उसमें भी कभी अपने पैसों से पेट्रोल नहीं डलवाया था। पेट्रोल के पैसे देना, होटल का बिल चुकाना और सिनेमा के टिकट खरीदना, ये तीनों बातें इनकी आचार संहिता में नहीं आती थीं। बदलती परिस्थितियों में अपना पुराना रौब-दाब बनाए रखना इनके लिए कठिन हो गया था। इसीलिए ये यथासंभव घर पर ही बने रहते। चले भी जाते तो लौटने तक माँ जी व्यग्र बनी रहती, इनके लड़ने भिड़ने के शौक से परिचित जो थीं। घर में एक नौकर था, जगदीश, गरीब ब्राह्मण का लड़का था। पिछले चुनाव के समय जब चाचा जी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो उसके पिता ने अपना यह 8वीं पास लड़का चाचा जी के चरणों में डाल दिया था। सोचा था जिंदगी बन जाएगी। चाचा जी भी उसे आगे पढ़ाने का आश्वासन देकर साथ ले आए थे। आते ही उन्होंने अपनी अमानत माँ जी के सुपुर्द कर दी थी और अपनी व्यस्तताओं में उस बात को भूल गए थे। तब से यह लड़का घर का अभिन्न अंग बन गया था। 50-60 रुपए के वेतन पर वह दिन भर काम में जुटा रहता और बच्चा कुचा खाकर सो रहता। चाचा जी की मृत्यु के 1-2 महीने के बाद वह एकाएक गायब हो गया। उसके बाद एक दिन ये पास के कस्बे में किसी अधिकारी से मिलने गए थे। वहां देखा अस्थायी कर्मचारी के रूप में जगदीश जी बंगले पर ड्यूटी बजा रहे हैं। शायद उसने ढंग से नमस्ते भी नहीं की थी। घर आकर इन्होंने इतनी गालियां निकाली। यह तो होना ही था। सुनीत मुझसे बोली, ब्राह्मण का लड़का था, सरकारी नौकरी का लालच देकर उसे बरसों घर में बांध रखा था। क्या क्या काम नहीं कराया था उससे। गाली के सिवाय कभी बात नहीं की। एक बार नौकरी छोड़कर भाग गया था तो चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पकड़ मंगवाया था। थाने पर खूब कुट्टम करवाकर फिर खुद ही जमानत पर छुड़ा लाए थे। तब से असहाय गूंगे पशु की तरह ओसारे में पड़ा रहता था बेचारा। बेबस की हाय कभी खाली नहीं जाती। जगदीश के श्राप जरूर व्यापेंगे इन्हें। पता नहीं किसके श्राप लगे थे, पर उस सार्वभौम सत्ता को सचमुच ग्रहण लग गया था। सत्ता का, अधिकार का मत धीरे धीरे उतर रहा था और यह प्रक्रिया बहुत कष्टदायक थी। बदली हुई परिस्थितियों की सबसे बड़ी मार मुझ पर ही पड़ी। शादी को साल भर हो चला था। इतने दिनों तो घर में मेरा अस्तित्व केवल शोकेस में रखी गुड़िया जैसा ही था। घर के किसी काम में मेरा दखल नहीं था। रसोई की तरफ तो मैंने झांका भी नहीं था। वहाँ 24 घंटे छोटी दीदी छाई रहती थी। अपने लिए 1 कप चाय भी बनाकर पीने की मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी। पर इन दिनों दीदी का मन वहां से उचटने लगा था। रसोई घर से उनके लगाव का मुख्य कारण जीजा जी थे। उन्हीं के लिए वे दिन रात वहां खटती रहती, नाना प्रकार के व्यंजन बनाया करती। परंतु आय का मूल स्रोत सूखते ही जीजा जी घर के सबसे फालतू जीव हो गए थे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी शोभा यात्रा भाग 2। इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।